हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम शुरू करते हैं एसएससी जीडी का मैथ का पहला क्लास। तो दोस्तों बने रहिएगा क्योंकि सारे प्रश्न जो हम लेकर आए हैं ये सारे मिसलेनियस हैं, यानी हर चैप्टर से क्वेश्चन होगा। आपको लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करना है और भैया लगातार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे जाते हैं और किस लेवल के आएंगे ही, तो उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है कि ताकि आप आसानी से बना पाएंगे। तो बने रहिए। आइए सबसे पहला सवाल आज का सवाल क्या कहता है जरा गौर करिएगा, सवाल को देखिएगा जरा। पढ़ते हैं यहाँ पर, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तक कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। सवाल कहता है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, यानी 9 गो में से एक महिला कामगार है। वोमेन जो है एक है, तो मैन कितने होंगे बताइए। 9 गो में से एक तो वोमेन है, तो मैन होंगे 8 गो। समझे कि नहीं। सवाल कहता है कि यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है, देखो ये टोटल 8 है, 1 9 हो गया कि नहीं। 9 गो में से एगो महिला, 8 गो पुरुष, 8 1 9 हो गया ना टोटल। कहता है यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या है। ए भैया सुनिए, महिला कामगार तो अनुपात में 1 है, जबकि रियल में बोला है 125। कहता है कुल संख्या बताओ जरा, तो कुल संख्या 1 का 8 हुआ 9, अनुपात में 9। अनुपात 1 का मान है 125, तो 9 का मान कितना, गुना कर लीजिए पता चल जाएगा। 9 5 45 के 5 हासिल 4, अब 12 नमा 78 से 108 और 4 112, यानी 1125। यानी कुल कामगार जो है भैया 1125 है। क्लियर, कोई डाउट नहीं और कोई दिक्कत नहीं। आइए 2 नंबर सवाल में टाइपिंग मिस्टेक था, तो आते हैं 3 नंबर पर। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं, सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत पूछा है दोस्तों। सबको जोड़ के 10 अभाज्य संख्या को जोड़ के 10 से भाग लगा दीजिए तो औसत निकल जाएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है। उसके बाद 13 के बाद आप 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, 23 के बाद 24 25 26 27 28, एक के बाद 29। इन सब को जोड़िए, क्या है 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या को जोड़ के 10 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो सभी को जोड़िएगा तो योग 129 आएगा। 10 से भाग लगाइएगा यानी 12.9 हो जाएगा इसका औसत, 12.9। ऑप्शन सी आंसर। आइए जरा अगला सवाल देखिए। तो कहता है सवाल देखिए, यदि कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो इसकी मूल लागत रुपए में कितनी थी। 20% छूट देने के बाद 64 रुपया में आता है, 20% छूट दे दिए तो इसका मतलब कि 80% उसका लागत बच गया। मतलब कहता है कि यदि कमीज की लागत 20% छूट देने पर 64 रुपया हो जाता है, 20% छूट दे दीजिएगा तो 80% हो गया, जबकि उसका मान जो हो जाता है कितना 64। अब 100% का मान निकाल दीजिए तो वही हो जाएगा, यानी 64 बट्टा कितना में 80 और 100% से गुना 100 का मान निकालने के लिए। चलिए 8 दहाई 80 8 8 64, 0 से 0 कटा, 80 रुपया उसका जो है सो कुल कीमत हो गया 80, ठीक है ना। छूट देने के बाद वो 64 में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछे गए हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। सुन लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए, अंकित मूल्य पर बेचता तब लाभ प्रतिशत क्या होता। अगर अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब होता है दोस्तों कि वो छूट नहीं देगा, तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाएगा। मान लीजिए किसी दवा का एमआरपी लिखा हुआ है, मान लीजिए 50 रुपया, ठीक, और बिना छूट के कोई बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 85 रुपया। नहीं, अगर छूट नहीं देता है
तो जो MRP है, जो अंकित मूल्य है, वही हो जाता है विक्रय मूल्य। कहता है देखिए कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। देखो इस पूरे सवाल में कहीं रियल में रुपया नहीं दिया। रियल में रुपया नहीं देगा ना तो आप 100 मान लीजिए या सवाल बना लीजिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं, MRP मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक ना। 100 रुपया काहे मानेंगे, 100 रुपया ले लेते हैं ना तो छूट उठ करने में ठीक रहता है। 10% छूट देता है तो बेचता कितना में होगा, 90 रुपया में नहीं। 100 रुपया के सामान पर 10% छूट तो 90 रुपया में बिका। कहता है अभी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। लाभ होता है तो खरीदा कितना में था, ये बात निकालना है ना। तो सुनिए 17% का होल वैल्यू निकाल लीजिए। 17% का मतलब बट्टा में 100। कटता है तो काटिए, न कटता है तो रहने दीजिए। और इसको देखिए लाभ है तो जोड़ दीजिए, तो 117/100 हो गया। ये होल वैल्यू निकल गया 17% लाभ का। लाभ है इसलिए जोड़ दिया मैंने, 17 में 100 जोड़ दिया, 117/100। क्या करना है, इस विक्रय मूल्य में सिर्फ उल्टा गुना कर देना है। उल्टा गुना, 100 ऊपर चला जाएगा और 117 नीचे चलाएगा। यही हो गया इसका क्रय मूल्य, यानी हो गया कितना, 9000/117। इतना रुपया जो हुआ ना दोस्तों, ये हो गया इसका क्रय मूल्य। सवाल कहता है यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। अंकित मूल्य पर बेचेगा मतलब 100 रुपया में ही बेच देगा, यही बात है ना। तो लाभ क्या होगा, देखिए लाभ क्या होगा। लाभ होगा कि 100 रुपया में अगर वो बेचता है और खरीदे हुए है कितना में, इतना में, 9000/117। इसको घटा लीजिए तो 1100 कितना हो जाता है, ये 9000 हो गया, 11700 माइनस 9000 हो गया, बट्टा में वही 117। 11 में से 9 गया 2000, यानी 2700 हो गया। लीजिए 2700/117, इतना का लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं हम लोग। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा, वो जो 2700 और 117, इतना का लाभ कितना पर, इतना का लाभ कितना पर, तो क्रय मूल्य पर। इसको बट्टा में लिखिएगा 9000। अब बट्टा में क्या करिएगा, यहाँ देखिएगा 9000 क्रय मूल्य है, बट्टा में 117। ये 117 से 117 कट जाएगा। अच्छा प्रतिशत के लिए 100% से गुना करना होगा, प्रतिशत लाभ में लाने के लिए। ऊपर मैंने लाभ लिखा, नीचे क्रय मूल्य लिखा। 117 से 117 को काट दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 9 तिया 27, 9 दहाई 90, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब 3 दहाई 30, यानी 30%। 30% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30% का लाभ हो जाएगा अगर छूट नहीं देगा तब। आइए जरा अगला सवाल देखिए। प्रश्न कहता है, गौर करिएगा, सवाल है कि एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचने से 20% की हानि होती है, तो 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो जाए। वाह, बहुत अच्छा सवाल। कहता है एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचने से 20% की हानि होती है। 90 बॉल पेन बेचा 160 में, तो एक बॉल पेन कितना में बेचा होगा, एक पेन बताइए। 160 रुपया में 90 को, तो 90 से भाग दे दिए, 0 से 0, 16/9 रुपया में एगो बेचा होगा। 20% का लाभ हुआ, सॉरी हानि। तो 20% का मान निकालिए तो जरा। 20% हानि का बात हुआ है, इसका होल वैल्यू निकालेंगे। सुनिए 20% का मान 1/5 हानि है, तो घटा दिए 4/5। और क्या करना है, इस 16/9 एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य है, इसमें उल्टा गुना कर दीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा। 5 ऊपर 4 नीचे, 4 चौका 16, 4 पचे 20/9 रुपया। ये क्या होगा जानते हैं, ये एक बॉल पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा, एक बॉल पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। 96 रुपए के 20% लाभ। अच्छा इतना में खरीदा गया है, 20% लाभ कमाना है, तो एक बॉल पेन कितना में बेचिएगा ये बताइए। एक बॉल पेन कितना में बेचिएगा ये बताइए। तो एक बॉल पेन बेचना है
अब कितना में जानते हैं बेचना है, इसको जानने के लिए 20/9 रुपया जो क्रय मूल्य निकाला है, 20% अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं दोस्तों तो इसका होल वैल्यू होता है 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़ दिया 6/5, इससे सीधा गुना कर दिया 6/5 से, 5 चौके 20, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8/3 रुपये। 8/3 रुपये क्या हो गया जानते हैं, एक बॉल पेन बेचना है। तो 96 रुपया में कितना बॉल पेन बेचिएगा, 96 रुपया में कितना बॉल पेन बेचिएगा, जब एक बॉल पेन इतना में बेचिएगा तो इससे भाग दे देते हैं, 12 8 96, ये 3 जाकर गुना हुआ, 12 तिया 36 गो बॉल पेन बेचेंगे हम 96 रुपया में, 36 गो बॉल पेन बेचेंगे हम कितना में, 96 रुपया में। आइए अगला सवाल कहता है कि विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है, यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 225 रुपए में कलाई घड़ी खरीदा था, उसके बाद क्या किया, 15 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च किया, तो बताइए कितना हो गया, ये 240, 5 5 10 2 2 1 3 1 4, यानी 240 रुपया उसका टोटल लागत हो गया, कुल लागत आ गया दोस्तों, ये कुल लागत आ गया 240। 300 रुपया में अभी भी बेचेगा तो लाभ कितना का बताइए, लाभ कितना का, 300 में से घटा दीजिए 240, यानी कि 60 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ कितना भैया, प्रतिशत लाभ कितना, 60 रुपया का लाभ कितना पर, 240 पर, ये लागत मूल्य टोटल यही हुआ, 100% से गुना करिए, प्रतिशत लाभ में लाना है। तो आइए 0 से 0, 6 छक के 24, तो 4 से कटा 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ हुआ इस व्यापार में, कलाई घड़ी को खरीद कर मरम्मत कराकर बेच देने में 25% का लाभ। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए जरा, वही क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज उतना ही है, बच्चे की आयु कितनी है। ये थोड़ा सा गलती दे दिया है, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। अच्छा 2 वर्ष पूर्व हुआ था 8 सदस्य, हाँ देखिए 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व ना, तो 18 वर्ष थी 2 साल पहले। अभी औसत आयु कितना, 20 वर्ष। अभी औसत आयु कितना, 20 वर्ष। कई आदमी का, 8 आदमी का, तो अभी का टोटल आयु हम निकाल सकते वो 8 आदमी का इतना, ठीक है ना, 8 आदमी का। कैसे, देखिए 2 वर्ष पहले अगर 18 था तो वर्तमान में आइएगा तो पहले वाला में 2 जुड़ जाएगा, तो सब में 2 जुड़ गया, औसत में अगर जुड़ा तो सब में जुड़ गया, तो अभी औसत आयु हो गया 20, तो 20 गुने 8 हो गया, 8 का कुल आयु। अच्छा कहता है एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज उतना ही है, मतलब 2 वर्ष पहले जितना था ना उतना ही। तो अब तो हो जाएगा 9 गो व्यक्ति, 9 गो व्यक्ति, लेकिन औसत आयु उतना ही, कितना, उतना ही जितना पहले था, पहले यानी 18 वर्ष था, ठीक है। तो इन 9 गो का आयु, पहले वाला 8 गो का वर्तमान में आयु, घटा लीजिए, 18 नमा 62 से 162, 8 दूना 16, 160 घटाइए तो 2 वर्ष का बचवा हो गया। बच्चा कितना दिन का, 2 वर्ष का, ऑप्शन है। बात को समझे कि नहीं समझे, एक बात सुनिए, अभी अगर मान लीजिए आपके परिवार का औसत आयु 22 वर्ष है, तो 5 साल बाद 22 5 27 होगा। तो हमने क्या निकाल लिया कि 2 वर्ष पूर्व कहा था, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितना, 20, क्योंकि 2 वर्ष पहले का 18 था, वर्तमान में 20। तो वर्तमान में अगर वो 8 आदमी का आयु निकालना चाहे तो औसत गुना n करना होगा, एवरेज इंटू n, योग हो गया। लेकिन एक बच्चा जन्म ले लिया तो अब हो गया परिवार में लोग 9, और सभी का औसत आयु उतना ही है जितना पहले था, उतनी ही है, उतनी ही है, ठीक ना। यानी कि पहले कितना था, 18,
तो 9 गो के आयु में से 8 गो व्यक्ति का आयु घटा देंगे तो वो जो बचवा इसमें शामिल हुआ है वो निकल जाएगा। यानी 162 में से 160 चला गया तो 2 बरस आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत ना है, बहुत आसान सवाल। देखिए 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? देखो 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, तो एक तो एवरेज दे दिया है कि औसत कितना है भैया, तो 11 है, ठीक है। लेकिन इसमें गलती भेल है, औसत निकालते समय गलती हो गया। गलती क्या हो गया कि भूलवश 23 को 32 पढ़ दिया, तो 23 को अगर 32 पढ़ दिया तो कितना ज्यादा पढ़ दिया? देखो 3 में से इसको बड़का को ऊपर लिख देते हैं, लिखना था 23 लिख दिया 32, लिखना था 23 लिख दिया 32, तो ज्यादा लिख दिया ना। कितना? 12 में से 3 गया 9, यानी कि 9 ज्यादा लिख दिया। तो एवरेज में वृद्धि हुआ होगा, एवरेज में वृद्धि इसी के वजह से हो गया होगा क्योंकि योग में वृद्धि 9 का हुआ। 23 के बदले अगर आप 9 ले लीजिएगा कोई संख्या, तो वृद्धि तो आपने 9 का कर दिया, तो योग में वृद्धि 9 का, तो एवरेज में वृद्धि कितना का? कितने संख्या था? 9 पूर्णांक था, तो 9 से भाग, यानी एवरेज में वृद्धि 1 का। ये जो औसत 11 है उसमें वृद्धि 1 हो चुका है, क्योंकि 23 के बदले 32 लिख लिया, ज्यादा लिख लिया, तब वृद्धि ना हो गया था गलती करने के वजह से। सही औसत क्या होगा? तो सही एवरेज जो होगा भैया, सही एवरेज जो होगा पहले वाला औसत में कम करना होगा, जो बढ़ गया उसको हटा दीजिए, यानी 10 होगा। कुछ बच्चा जोड़ियों देता है, तो देखो यहां 10 होगा, ठीक है ना, और एग्जाम में ऑप्शन दे देगा कि इसमें 11 में 1 जोड़ दीजिएगा तब 12। यहां तो नहीं ऑप्शन, लेकिन एग्जाम में ऐसा कर देगा, है ना। तो देख लेना है, बढ़ गया था तो उतना हटा दीजिए, अगर घट गया था तो बढ़ा दीजिए। यहीं से पता चल गया था 23 के बदले 32 लिखा, मतलब बढ़ गया था, तो उसको हम हटा दिए। देखिए अब यहां पर है आपका 15,625 का वर्गमूल प्लस, फिर देखिए 0.0081 माइनस, फिर 0.0361। तो भैया 125 का होता है ये वर्गमूल, 125। 2 अंक बाद दशमलव है, बाहर में आएगा 1 अंक बाद दशमलव, प्लस 81 का वर्गमूल 9 होता है, अंदर में 4 अंक बाद दशमलव है, बाहर में 2 अंक बाद दशमलव, फिर माइनस 361 जो है 19 होता है, 19 होता है इसका, और यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव होगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो आप 12.5 और इसको जोड़ेंगे 0.9 को, ठीक है ना। तो ऐसे जोड़ना है, तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 12। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 12.59 में से 0.19 को घटा देना है, माइनस में है। 9 में से 9 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4 पॉइंट, और ये हो गया 12.40, तो 12.4 यही है। दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल है आपके सामने यहाँ पर, और जरा गौर करिएगा, इसमें एगो 2 है, बाकी दुइये तरह के संख्या दिख रहा है। प्लस को हमेशा कहा जाता है बाउंड्री, प्लस माइनस जहां मिल जाए ना उसको कहते हैं बाउंड्री। दोस्तों एक ये संख्या है, ये दोनों सेम चीज है, इसको ए कहें तो इसको भी ए कहेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, इसको 2 कहेंगे, इसको हमने ए कहा, और ये दूसरा तरह के संख्या उसको बी कहते हैं, दूसरे तरह के संख्या को बी कहते हैं, तो 2ab हो गया, 2ab हो गया, ई वाला प्लस आई बी गुना बी तो बी स्क्वायर, यानी इस सब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही बात है। a हमने इसको कहा है, कितना है 5 3 15 3 18/5, 18/5 प्लस, और ये कितना है, यह सीधा 2/5, 2/5। चलिए इसका होल स्क्वायर, भैया नीचे हो गया 5 5 कैल्शियम 5, ऊपर 18 2 20, 20/5 इसका होल स्क्वायर, 5 से 4 बार में कटा तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है,
आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए जरा आगे देखते हैं। सवाल है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? तो देखिए 6, 7, 8, 9 और 12 है, ठीक है ना। इतने इतने के अंतराल पर बजते हैं, फिर कितने समय के बाद एक साथ बजेंगे? एक साथ बजने का जब भी बात हो या बत्ती का जलने का बात हो तो एलसीएम बना दीजिए, कुछ ना कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम तो आप आराम से बना सकते हैं। 2 से लगा दिया, 2 तिहाई 6, ये 7 रहा, 2 चौके 8, ये 9 रहा, 2 छके 12, फिर 2 से लग जाएगा। तो ये 3 है, ये 7 है, 2 दूना 4 है, और ये हो गया आपका 9, और ये 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि एक ही वो संख्या लगने वाला है, 3 से लगा देंगे। 3 एकम 3, ये 7, ये 2, 3 तिहाई 9 और ये 1। अब मुझे लगता है अब नहीं लगेगा, 7, 2, 3 हो गया। 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 सते 84, और 84 गुना 2 तिहाई 6 कर दीजिए। 6 छके 24 के 4, 8 छके 48 और 2 50, यानी 504। 504 सेकेंड के बाद फिर से एक साथ सभी जो है सो घंटा जो है एक साथ बजेगा, ठीक ना। घंटे एक साथ टन से आवाज आएगा। देखिए एक सवाल है आपके सामने। सवाल है कि यदि त्रिभुज एबीसी बी पर समकोणीय है और यदि उसकी AB तथा BC भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या क्या है? अच्छा, ये समकोण त्रिभुज है और कोण B है समकोण, कोण B है समकोण। चलिए इसको A B इसको C कह देते हैं। ये 90 डिग्री है। कहता है त्रिभुज ABC B पर समकोणीय है और यदि उसकी AB BC भुजाएं 15 और 20 है। AB कितना 15 और BC कितना 20 है, तो ये कर निकल जाएगा क्या? हाँ निकल जाएगा। कैसे भैया? 15 के स्क्वायर और प्लस 20 के स्क्वायर, 400 और 225, 625 हुआ। 625 का कितना निकलता है? 25। ये 25 हो गया। दोस्तों अब कहता है कि जरा बताइए उसकी परित्रिज्या क्या होगी। परित्रिज्या देखो, सॉरी, परित्रिज्या आपको इस तरह से बनाना है। मैं वहां मिटाऊंगा तो गड़बड़ा जाएगा। मतलब एक ऐसा वृत्त जो इसके तीनों सिर से होकर गुजरता है, तो ये जो कर्ण होता है ना दोस्तों, ये कर्ण का आधा ही इसकी परित्रिज्या होती है। तो कर्ण निकला है पूरा 25, 25 को आधा कर दीजिए, 25 को आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12.5, 12.5 कर्ण का आधा, यही हो जाएगा परित्रिज्या। आगे आ जाइए, अगला सवाल पर चलिए। प्रश्न है 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट 570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी? बहुत सिंपल है। 750 रुपया का 570 में बिक रहा है। 750 का सामान 570 में बिक रहा है। 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 180 रुपया छूट दिया जा रहा है। 180 का छूट किस पर? इसी पर ना, 750 पर ही छूट दिया जा रहा है ना, तब ना 570 में बिक रहा है। छूट निकालना है, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत छूट निकल गया। छूट प्रतिशत लीजिए। चलिए आप 0 से 0 काट सकते हैं। 25 तिहाई 25 चौका 3 छक्के 6 चक्के 24, 24% का छूट हुआ भैया। छूट कितना का हुआ? 24% का। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल है ए बी सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, बाकी सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। सी का प्रतिदिन की कमाई कितनी है? देखिए ए बी सी मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 150 कमाया। अब कहता है प्रतिदिन कमाते, जबकि बी यहां लिखना था, गलती कर दिया है। बी और सी मिलकर 94, बी और या कोई और रहे नहीं, बी सी यहाँ है 76। चलिए ए और सी मिलकर 94, अगर ए और सी 94 है तो इनमें से 94 घटा देते हैं ए और सी का, ठीक ना। ए सी का घटा देंगे तो बी का अकेले का बच जाएगा, तो 6 और 50 56 रुपया बी का 56। अब कहता है बी और सी मिलकर 76। देखिए
बी और सी मिलकर है 76। तो बी का 56 इसमें से घटा दीजिए, सी का निकल जाएगा कितना 20, सी का निकल जाएगा 20। तो सी का ही पूछा है प्रतिदिन की कमाई कितनी 20 रुपया। बी और सी 76, बी अकेले 56, 56 को 76 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए। एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बताए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताइए। मान लीजिए कि कोई एक गोला है, ठीक ना, और इस गोला में क्या कहा जा रहा है जानते हैं, इसी को गलाकर और शंकु में ढाल दिया जाए, शंकु में ढाल दिया जाए, इसी गोला को शंकु में ढाल दिया जाए। शंकु में ढालने के बाद क्या है कि इसकी जो त्रिज्या होगी, इसका जो गोला की जो त्रिज्या होगा, ये इसके त्रिज्या दोनों बराबर होंगे। कहता है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। अब देखिए इस गोला को ढाल दिए शंकु में, इसका मतलब दोनों का आयतन तो समान चीज है, जो मटेरियल ये था वही मटेरियल को अब इस रूप में दे दिया गया, तो दोनों की क्वांटिटी तो बराबर ही होगी, इसकी वॉल्यूम जो है यानी आयतन जो है बराबर है, ठीक है ना। तो अब कहता है, तब कहता है कि शंकु के इस प्रकार बताए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो पहले दोनों का आयतन बराबर होगा, तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू इसका, और उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए 3 से 3 काटिए, पाई से पाई काटिए, आर स्क्वायर से 2 बार कटा 1 बार बचा, ये 4r हुआ h के बराबर। h किसका होता है भाई, इधर हमने शंकु का लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये शंकु का h है और ये r है। अब कहता है कि शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो ऊंचाई आया है आपका 4r के बराबर, ऊंचाई 4r के बराबर, और त्रिज्या तो r होता ही है, r से r कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी 4:1 में हो जाएगा ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो। ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो 4:1 में। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं और फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।